आपको इससे पहले रेफ्रिजरेटर बताए थे कि रेफ्रिजरेटर है क्या चीज़ और रेफ्रिजरेटर कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं और उसमें रेफ्रिजरेंट किस प्रकार से चार्ज करते हैं, इस सब के बारे में बताए थे। आज हम आपको रेफ्रिजरेटर के इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से उसको नया अगर हम रेफ्रिजरेटर लिए हैं तो कहाँ पर रखना चाहिए, किस प्रकार से उसको साफ़ सुथरा करना चाहिए, डिफास्टिंग किस प्रकार से करना चाहिए, इस सब के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे आप। तो रेफ्रिजरेटर का इंस्टॉलेशन यानी कि उसको किस जगह पर लगाना चाहिए, किस स्थान पर लगाना चाहिए, तो जहाँ पर आपकी सुविधा हो उसी के अनुसार लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि आपकी सुविधा नहीं, वहाँ पर एयर का सर्कुलेशन आसानी से होता रहे। एयर का सर्कुलेशन आसानी से होने का मतलब है कि जिस स्थान पर हम रेफ्रिजरेटर को स्थापित कर रहे हैं उस स्थान पर हवा का आवागमन होना चाहिए। और कभी भी रेफ्रिजरेटर को जब लगाएं तो उसके दीवार से कम 15 सेंटीमीटर यानी कि ½ इंच दीवार से छोड़कर, जैसे मान लीजिए दीवार है तो दीवार से कम इतना जो है ½ इंच छोड़कर दीवार से क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पूरे दीवार में हम सटा कर लगा दें तो पीछे जो कंडेंसर होता है उस कंडेंसर में पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं जा पाएगा, जिससे उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा और कंडेंसर में कंडेंसेशन क्रिया पूर्ण नहीं होगी और कूलिंग नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए कम से कम दीवार से यानी कि 15 सेंटीमीटर यानी कि क्या चीज़ यानी 6 इंच या ½ फीट जो है दूरी पर लगाना चाहिए दीवार से। और क्यों लगाना चाहिए समझ में आ गया। उसका जो बेस है नीचे का सतह जिसमें एडजस्टिंग बोल्ट लगा हुआ रहता है उसके हिसाब से एडजस्ट करके जो है समतल में रखना चाहिए। रेफ्रिजरेटर को समतल में इसलिए रखना चाहिए, पीछे की तरफ हल्का सा झुका होना हो सकता है, लेकिन समतल से थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफास्ट हुआ पानी भी आसानी से बाहर निकल जाए और दूसरा कि वो आराम से जो दरवाज़ा भी लॉक हो जाएगा। ठीक है, और समतल में रहने की वजह से जो है क्या होगा, कंप्रेसर भी डोम के अंदर टच नहीं करेगा और इधर उधर नहीं हिलेगा। ठीक है, तीसरा जो स्टेप ये होना चाहिए कि जब हम रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो दरवाज़ा जो है अनावश्यक नहीं खोलना चाहिए। जब आपको आवश्यक हो तभी दरवाज़ा खोलना चाहिए। और भी दरवाज़ा कैसे खोलना चाहिए, तो 45 डिग्री के यानी कि पूरे तरह से 90 डिग्री में नहीं खोल देना चाहिए। जैसे मान लीजिए दरवाज़ा है और ये जो है कैबिनेट है और ये कैबिनेट है और ये दरवाज़ा है, तो दरवाजे को कम से कम 45 डिग्री पर खोलना चाहिए। 90 डिग्री पर खोल देंगे तो क्या हो जाएगा कि ज़्यादा मात्रा में इसमें से कोल्ड वेव्स बाहर आ जाएगा और अधिक मात्रा में हॉट एयर अंदर प्रवेश कर जाएगा, जिससे हीट लोड बढ़ जाएगा कैबिनेट के अंदर। तो इसलिए 45 डिग्री के एंगल पर खोलना चाहिए। आप कहेंगे कि ज़्यादा अगर बड़ा बर्तन हो गया तो कैसे उसमें जाएगा, तब उस समय आवश्यकता पड़ने पर आप खोल सकते हैं, लेकिन कम से कम एंगल में दरवाज़ा खोलना चाहिए। कम से कम एंगल में दरवाज़ा खोलेंगे तो उसमें से कोल्ड वेव्स ज़्यादा मात्रा में बाहर नहीं आएगा और क्या होगा, कंप्रेसर के ऊपर हीट लोड नहीं बढ़ेगा और कम समय के लिए चलेगा और ज़्यादा समय के लिए रुकेगा, जिससे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रिसिटी का खर्च कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उसमें कभी भी आप देखे होंगे कि कुछ लोग दरवाज़ा को खोलते हैं और बोतल का पानी निकालते हैं और निकालने के बाद वो दरवाज़ा खुला ही है और बोतल का ढक्कन खोल कर पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद फिर ढक्कन को बंद करके तब रख कर तब दरवाज़ा बंद करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आप दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलने के बाद बोतल निकालिए, फिर उसके बाद दरवाज़ा को बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद फिर बोतल खोलिए, बोतल का ढक्कन खोलिए और पानी पीजिए, फिर ढक्कन को बंद कीजिए और फिर उसको क्या कीजिए, अगर पानी भरना है तो भरिए और नहीं तो फिर उसको बोतल को क्या करेंगे, रख देंगे, फिर दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो इस तरह से यानी कि ऐसा नहीं कि लगातार खुले रखे छोड़कर चले गए। जब ज़रूरत पड़ता है खोलिए, निकाल लीजिए, उसके बाद फिर बंद कर दीजिए और फिर रखना हो तो फिर खोलिए और फिर रखिए, फिर बंद कर दीजिए। कम से कम समय के लिए आप दरवाजे को ओपन कीजिए और कम से कम दरवाजे को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, इससे हीट लोड नहीं बढ़ेगा। तो ये रेफ्रिजरेटर का हम इस्तेमाल करते समय सावधानियाँ और क्या होना चाहिए,
इंस्टॉलेशन करना चाहिए, इंस्टॉलेशन करते समय ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं दूसरा कि उसकी क्लीनिंग, साफ़ सफाई। साफ़ सफाई बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर अगर साफ़ सफाई नहीं करते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर भी जहाँ सामानों को रखा जाता है वहाँ भी और बाहर भी, क्योंकि अगर साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी काम नहीं करेगा बढ़िया से, और अंदर जो है क्या हो जाएगा, साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो बदबू उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो बाहरी साफ़ सफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो कंडेंसर है पीछे साइड में, वो महीने में कम से कम जो है एक बार साफ़ कर दीजिए, और नहीं तो कम से 6 महीने में 2 बार तो अवश्य साफ़ कर दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर जो धूल गंदगी बैठ जाता है, वो धूल गंदगी जब साफ़ हो जाएगा तो अच्छी से क्या होगा, उसके अंदर सुषमा का स्थानांतरण होगा और वो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर का लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और पीछे से साफ़ सुथरा रहेगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और बॉडी भी उसके साफ़ सुथरा होना चाहिए। अंदर की साफ़ सफाई करने के लिए क्या करना होता है कि जितने सेल्फ है उसमें जो रेक होता है जिस पर सामान रखे जाते हैं, उसको सेल्फ्स बोलते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकाल कर उसको गर्म पानी से, गर्म पानी, गुनगुने पानी से क्या करते हैं, पूरे कैबिनेट के अंदर का जो इनर लाइनर है उस इनर लाइनर को धोते हैं, साफ़ करते हैं। कभी पानी गिराकर नहीं धोना चाहिए, पानी गिराकर धोएंगे तो इनर लाइनर के अंदर चला जाएगा पानी, तो उसमें रस्ट पकड़ने लगेगा। ठीक है, तो उसको गर्म पानी करके जो है कपड़े से भिगो कर हम क्या करते हैं, पूरे कैबिनेट को साफ़ करते हैं, सेल्फ को साफ़ करते हैं, क्रिस्पर ट्रे है उसको साफ़ करते हैं। कभी भी ज़्यादा मात्रा में डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करें तो उसके लिए क्या करें, हल्का काम कर लगाए और उसके बाद उसको साफ़ कर देना चाहिए, ताकि डिटर्जेंट की मात्रा उसमें न रहे। जब हम गर्म पानी से भिगो कर कपड़े को साफ़ करते हैं, यानी कि कपड़े को भिगोकर गर्म पानी में कैबिनेट को पूरा अंदर की तरफ से साफ़ करते हैं, सेल्फ साफ़ करते हैं, और साफ़ करने के बाद उसको साफ़ सुथरी कपड़े से फिर पोंछ देते हैं, पूरी तरह से साफ़ हो जाता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, साफ़ सफाई करके उसको अंदर हम रख देते हैं। ठीक है, किसको रख देते हैं, सेल्फ को, जहाँ पर से निकाले थे वहाँ रख देते हैं। वो एडजस्टेबल होता है, जैसे जैसे आपको चाहिए वो इस तरह से आप अपने रेक में लगाकर उसको, उसके जो है बीच का जो है स्पेस बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, और सामानों को लोड करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एवापोरेटर होता है उस एवापोरेटर के अंदर जो है क्या होता है कि ट्रे होता है, आइस ट्रे, जिसमें हम पानी रखकर आइस को तैयार करते हैं। उसके नीचे डिफास्टिंग ट्रे होता है, तो डिफास्टिंग ट्रे का जो फ्लेपर होता है, इस तरह से ढक्कन होता है इसका, उसको क्या करना चाहिए, जब हम ठंडा उत्पन्न करें तो उसको गिरा देना चाहिए, उसके अंदर नीचे लगा देते हैं। उसके नीचे सेल्फ लगेंगे, सेल्फ नीचे के और भी नीचे, सबसे नीचे जो है क्रिस्पर ट्रे लगा होता है। क्या लगा होता है, क्रिस्पर ट्रे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, साग सब्जी जो भी सब्जी होता है उसको अंदर रखते हैं। उसके ऊपर से एक गिलास होता है, इस गिलास के द्वारा उसको ढक देते हैं क्रिस्पर ट्रे को। ठीक है, अब इसमें सामानों को लोड करते समय ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सामान किस प्रकार से रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जो ज़्यादा क्या होता है, गंध उत्पन्न करने वाला सामान है, जैसे कटहल, कुआ, जैसे पक जाता है ना कटहल तो कुआ हो जाता है, तो उसको क्या होता है कि डबल पॉलीथीन पैक में करके रखना चाहिए। अगर इस तरह से रख दीजिएगा तो क्या होगा कि ऊपर जानते ही आपकी उसके अंदर कोल्ड वेव रोटेशन होता है, तो ठंडा हवा ऊपर से नीचे आएगा तो कटहल का जो है यानी कुआ का जो है गंध को लेकर चला जाएगा दूसरे पदार्थों में, और दूसरे पदार्थों से क्या होगा, दूसरे पदार्थ में भी उसका जो है क्या हो जाएगा, गंध आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि कुआ है और या कोई और भी पदार्थ है तो उसमें उसका गंध आ जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए डबल पॉलीथीन पैक में करके हम उसको रखेंगे तो क्या होगा कि ख़राब नहीं होगा और न दूसरे पदार्थ में उसका गुण जाएगा। जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे कि क्या होता है, कण पराकण जो है उड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाता है हवा के माध्यम से। जैसे कि कोई भी पौधा होता है, चाहे आप फूल लगाते हैं, गेंदे का फूल, उस गेंदे के फूल में क्या होता है, बड़ा बड़ा गेंदा का फूल होता है, जब उसका बीज रखते हैं और उसको जो है फिर आप उगाते हैं, नर्सरी उसका लगाते हैं, तो क्या होता है उसमें भी छोटे वाला फूल का क्या होता है, पेड़ निकल जाता है। और किसी किसी में छोटे वाला फूल का पौधा रहता है यानी बीज रहता है, उसमें नर्सरी लगाते हैं तो उसमें किसी किसी में क्या होता है, छोटे वाले पौधे वाले में कि कोई कोई पौधा ऐसा निकल जाता है जिसमें बड़ा बड़ा फूल आने लगता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है परागण का। परागण जो होता है
वो परागकण क्या होता है, हवा के माध्यम से यानी बड़े वाले फूल का चला जाता है छोटे वाले में, और छोटे वाले में का परागकण क्या होता है, आ जाता है किसमें, बड़े वाले में। ठीक है, ऐसे बहुत से हैं। ठीक है, तो ये हवा के माध्यम से क्या होता है, सर्कुलेशन होता रहता है और उसका गंध उसमें, उसका गंध उसमें चला जाता है। इसीलिए अब मछली रख दीजिए, तो मछली रख देंगे वैसे ही तो पूरा का पूरा उसका कैबिनेट क्या हो जाएगा, मछली जैसा महकने लगेगा। तो उसको भी क्या होना चाहिए, डबल, जो ताज़ी मछली लेकर आए हैं, जो कटा हुआ मछली है यानी पका हुआ नहीं है, तो उसको भी डबल पॉलीथीन पैक में करके अंदर रखना चाहिए। ठीक है, मांस हो गया, मांस को भी डबल पॉलीथीन पैक में करके ही रखना चाहिए, नहीं तो उसका गंध दूसरे में आने लगेगा। ठीक है, तो सामानों को भी रखते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी जो है कटा हुआ फल, कभी भी कटा हुआ फल को भी उसमें नहीं रखना चाहिए, रखना भी चाहिए तो डबल पॉलीथीन पैक में रखना चाहिए। लाल मेव के लाल मेव काट कर भी ज़्यादा देर तक उसमें नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसमें भी का पूरा जो है क्या होता है, लालमी का लाल वाला भाग जो है पानी की तरह गल जाएगा, पानी की तरह बन जाएगा, यानी पिघल जाता है काफ़ी समय तक, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए जितने फल हैं उसको काट कर नहीं रखना चाहिए, और कटा हुआ फल को रखेंगे तो डबल पॉलीथीन पैक में करके या ढक करके रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब खाद्य पदार्थों को रखते समय सावधानियां ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद तीसरा है डिफास्टिंग करना। डिफास्टिंग क्या होता है कि जब एवापोरेटर कार्य करता है, ज़्यादा समय तक काम करता रहता है, तो धीरे धीरे एवापोरेटर पर आइस की मात्रा जमा हो जाता है, आइस की मात्रा जो है इकट्ठा हो जाता है। तो वह आइस जो है एवापोरेटर और प्लस जो है वह आइस एवापोरेटर, जैसे मान लीजिए कि ये एवापोरेटर हो गया कैबिनेट के अंदर, ये एवापोरेटर हो गया और एवापोरेटर पर ये आइस की मात्रा जम गया, इकट्ठा हो गया, तो नीचे से जो एयर जाएगा वह एयर जाकर इस आइस से टकराएगा। तो इस आइस से जब टकराएगा तो इस एयर का टेम्परेचर जो होगा वह आइस का जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है टेम्परेचर, जबकि हमारा एवापोरेटर का टेम्परेचर क्या होता है, 0 से -10 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो जब आइस यहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो 32 डिग्री क्या होगा, ठंडा कर पाएगा। तो यह इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में काम करेगा। किस तरह से काम करेगा, इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में काम करेगा, और अधिक मात्रा में जो है ठंडा नहीं हो पाएगा एयर। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 0 से -10 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का है और 32 डिग्री ये है, तो ये 32 डिग्री ठंडा कर पाएगा, क्योंकि इसी से जाकर हवा टकराएगा, इससे जो कैबिनेट का एयर है जाकर ये इसी के अंदर टकराएगा और फिर ये ठंडा होकर फिर नीचे आएगा। क्या होगा, कोल्ड वेव्स रोटेशन होगा, इस तरह से नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो पूरा पर्याप्त मात्रा में ठंडा नहीं होगा, क्योंकि जितना हम इससे जितना दूर जाएंगे उतना ही हमारा क्या होता है कि हीट बढ़ता जाएगा। जैसे आप जो है आग जला दीजिए, यहाँ आग जला दीजिए, और आग जलाने के बाद तो जितना आग के नज़दीक रहेंगे उतना आपको ज़्यादा हीट गेन करेंगे, और जितना इससे आगे जाते जाएंगे उतना आपके पास हीट कम होता जाएगा। उसी तरह से जितना कूलिंग सरफेस से आप दूर जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, कूलिंग कम होता जाएगा। और एक तो कूलिंग के लिए है जो इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया आइस, तो इस आइस को गलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गलाना पड़ता है। तो गलाने के लिए जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं उसी को डिफास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफास्टिंग कहते हैं। और डिफास्टिंग क्यों किया जाता है, समझ में आ गया ना, कि यह आइस जो है क्या करता है, इंसुलेटिंग मटेरियल काम करता है और डायरेक्ट एवापोरेटर से जाकर टकराने नहीं देता है। ठीक है, तो जो हम इस आइस को मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने की प्रक्रिया को ही डिफास्टिंग कहते हैं। डिफास्टिंग करने की कई विधियां हैं। डिफास्टिंग करने की क्या है, कई विधियां हैं, जिसमें पहला विधि ये है कि आप जो है इसका प्लग जो है उसको बाहर निकाल दीजिए। जब ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो प्लग बाहर निकाल दीजिए, स्विच को ऑफ कर दीजिए, तो उस कंडीशन में रेफ्रिजरेटर ऑफ हो जाएगा और इसके जो है किनारे के टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। और जब आइस मेल्ट हो जाएगा तो इसके नीचे एक फ्लेपर प्लेट लगा होता है, डिफास्टिंग ट्रे नीचे रहता है। अब इसी ट्रे में पानी आकर इकट्ठा होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, कुछ रेफ्रिजरेटरों में ये
डिफास्टिंग ट्रे के पीछे फ्लैपर लगा होता है, उसको उठा देते हैं। उठाने के बाद जो पानी इसमें से बनेगा, पानी निकलेगा, आइस मेल्ट करेगा तो पानी होगा वो आकर इसमें इकट्ठा होगा, और इसमें इकट्ठा होगा। और किसी किसी में क्या होता है कि इसको बाहर निकाल कर फेंकना पड़ता है, तो किसी में क्या होता है, ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि यहाँ पानी जो आएगा वो सीधे सीधे जो है क्या होता है, यहाँ से निकल कर, नहीं बीच से ही निकलता है, बीच से निकल कर यहाँ से, और यहाँ कंप्रेसर जो लगा हुआ रहता है, इस तरह से कंप्रेसर के ऊपर एक टैंक बना दिया जाता है, उस टैंक के ऊपर ये चला जाता है पानी, यानी कि आपको निकाल कर फेंकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो ये सब सुविधा किसी किसी रेफ्रिजरेटर में अधिकांशतः में देखने को मिल जाता है, और किसी में क्या होता है बाहर निकाल कर पानी को फेंकने की सुविधा रहता है। नए सुविधा का मतलब कि वो निकाल कर फेंका जाता है, और सुविधा के लिए ये सब फिर बना दिया गया कि आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो पहला तो ये हो गया कि हम लाइट को ऑफ कर दिए, ना कि सप्लाई देना बंद कर दिए तो काम करेगा नहीं, तो हीट बढ़ेगा तो मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट करेगा तो भरेगा ये डिफास्टिंग ट्रे, तो बाहर निकल कर पानी कर देंगे, फेंक देंगे, या यहीं से निकल कर चला जाएगा, कंप्रेसर के ऊपर जो टैंक बना हुआ था उस पर चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो कंप्रेसर काम करता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, कंप्रेसर काम करेगा तो टेम्परेचर बढ़ता है, गर्म होता है कंप्रेसर, तो उसके प्रभाव से इसके अंदर जो पानी है वो वेपराइज होकर उड़ जाता है, जिससे हमको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक ये काम होता रहता है। ठीक है। किसी किसी में क्या होता है, यहीं पर एक थर्मोस्टेट लगा होता है जो ऑटोमेटिक स्विच के रूप में हम काम करते हैं। यहाँ पर ये नॉब हो गया, नॉब के अंदर एक ऐसा क्या होता है, रॉड निकला हुआ रहता है, इसी के ऊपर एक रेड कलर का बटन्स होते हैं जिसको डिफास्टिंग बटन्स बोलते हैं। जब इसको हम दबा देते हैं, जब बर्फ़ इकट्ठा रहता है, जब इसको दबा देते हैं तो ये भी वही काम करता है, यानी कि कंप्रेसर मोटर के इलेक्ट्रिक लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है, और तब तक डिस्कनेक्ट किए रहेगा जब तक इसके ऊपर का आइस जो है मेल्ट ना करे। जब मेल्ट कर जाता है तो फिर ये क्या करता है, पुनः इसको ऑन कर देता है। तो ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। ऑटोमेटिक प्रक्रिया में एक और भी प्रक्रिया है जिसमें अपने आप जो है, जिसमें टाइमर लगा दिया जाता है। उसमें आपको, इसमें तो यह है कि आप दबा देंगे तब ये ऑफ करेगा, लेकिन जो टाइमर वाला सिस्टम है उसमें ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि 8 घंटे के बाद अपने आप जो है एक बार वो डिफास्ट कर देगा, भले आइस जमे या न जमे, जमेगा तभी वो डिफास्ट करेगा। ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक सुविधा हो गया। और इसमें जो है मैनुअली करना पड़ता है, लेकिन आपको प्लग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। टॉप का जो सॉकेट है, सॉकेट से प्लग निकालने का, स्विच ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये भी एक प्रकार की स्विच है, इसको हम दबा देते हैं तो ऑफ हो जाता है। जब आइस इकट्ठा होगा तभी दबाएंगे तो जो है क्या होगा, दबा रहेगा अंदर की तरफ, नहीं तो दबाएंगे छोड़ेंगे तो फिर बाहर आ जाएगा, ऑन हो जाएगा। दूसरे और भी हम क्या कर सकते हैं, सावधानियाँ रखना चाहिए। क्या चीज़, कभी भी नुकीले चीज़ से जो खरोच कर नहीं निकालना चाहिए आइस। खरोच के निकालने से क्या हो सकता है, ऑपरेटर में जो है धंस सकता है और लीकेज होने की संभावना बढ़ सकती है। या और भी हम क्या कर सकते हैं, स्विच को ऑफ करके गर्म बाउल्स होता है ना कि कटोरा, एक कटोरा गर्म पानी इसमें डाल देंगे, तब भी जो है क्या हो जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा। तो मेल्ट करने की कई विधियां हैं। और क्यों जरूरी है, बताए ना कि क्यों जरूरी है कि ऑपरेटर का 0 से -10 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, और आइस का जो टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, कहाँ माइनस में और कहाँ ये प्लस में। ठीक है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल काम करेगा कि नहीं, इसलिए इसको गला दिया जाता है, गलाकर हटाया जाता है और पानी ऑटोमेटिक रूप से यहाँ से आ जाता है और ये फिर से काम करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते समय ये सब सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ता है, और इस तरह से रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, कभी खराबी नहीं होगा।